यहाँ पे हमने सीखा कि सिक्रेटरी सब्सटेंस अंदर जमा होते होते फाइनली बाहर सिक्रीट हो जाता है, जहाँ पे सेल का कोई भी कंपोनेंट डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो लिखते हैं हम इसको, व्हेन secretory granules leave the cell by exocytosis। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो सेल का सिक्रेटरी सब्सटेंस है वो सेल के बाहर सिक्रीट हो गया है। कोई भी सब्सटेंस अगर सेल के बाहर सिक्रीट हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस जो हुआ है वो सिंपल डिफ्यूजन की वजह से हुआ है, मतलब हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। यहाँ पे जमा हो रहा है तो अंदर में सेल का सिक्रेटरी सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, और फिलहाल बाहर में तो सिक्रेटरी सब्सटेंस है ही नहीं। तो क्या होता है, सिक्रेटरी सब्सटेंस जो है अपने हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ धीरे धीरे मूव करने लगता है। तो इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं, और यहाँ पे डिफ्यूजन जो है सेल के बाहर हो रहा है, इसीलिए इस डिफ्यूजन को यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं एक्सोसाइटोसिस। सो एक्सोसाइटोसिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ सिंपल डिफ्यूजन with no loss of any cellular material। ठीक है, अब हम इनके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो जो होलोक्राइन ग्लैंड है, इनका एग्जाम्पल है सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस हमारे स्किन में वो ग्लैंड जो कि ऑयल को बनाती है, इनके सिक्रीशन को हम लोग सीबम बोलते हैं। इसी तरह एपोक्राइन ग्लैंड का जो एग्जाम्पल है वो है मैमरी ग्लैंड। एक और इनका एग्जाम्पल है स्वेट ग्लैंड। और जो मेरोक्राइन ग्लैंड है, इनका जो एग्जाम्पल है वो है पैनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। तो यहाँ तक हमने सारे सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। तो हम लोग बिल्कुल ही फ्रेश हेडिंग बनाते हैं किसका, कंपाउंड एपिथेलियम का। कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाउंड कहने का मतलब है कि यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स की मल्टीपल लेयर्स होंगी। इसको सबसे अच्छा तरीका समझने का है डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे इसे हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम सेल के सबसे नीचे की लेयर से सेल के ऊपर की लेयर की तरफ जाएंगे। तो ये जो है, ये सेल का जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये सबसे नीचे की लेयर बना रहा हूँ। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं कि दीज आर द सेल्स ऑफ द डीपेस्ट लेयर। ठीक है, ये कभी भी स्क्वामस नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे सेल्स जो हैं यहाँ पे स्ट्रांग होने चाहिए, और स्क्वामस तो छोटी छोटी सेल्स हैं, है ना, क्योंकि इन्हें ऊपर वाले सेल्स का वेट भी बियर करना है। तो यहाँ पे सेल्स को स्ट्रांग होना चाहिए। स्क्वामस रहेगा तो उसका तो साइज ही छोटा है, तो वो ऊपर वाले सेल्स के लोड को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो ये जो सेल्स हैं नीचे वाली, ठीक है, ये बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं, लेकिन कभी भी यहाँ पे स्क्वामस की सेल्स नहीं होंगी। दीज आर नोन एज द सेल्स ऑफ द डीपेस्ट लेयर। और फिर यहाँ पे मिडिल लेयर में कुछ सेल्स होंगी, ये इसकी मिडिल लेयर्स हैं। ठीक है, ये सब इनके न्यूक्लियस हैं। ठीक है, इसी तरह मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स हम लोग बना रहे हैं। ये सब इसकी मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स हैं, और ये इनके न्यूक्लियस हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ आएंगी तो सेल का शेप जो है यहाँ पे पॉलीगोनल होने लगेगा। ठीक है,
और ये इसकी सबसे ऊपर लेयर्स की सेल है, जहाँ पे हमें सेल का डिफरेंट शेप एंड साइज़ देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे सेल किस शेप एंड साइज़ की हैं उसके अकॉर्डिंग हम फिर इसका फर्दर नाम रखेंगे। ये क्या है? ये इनकी सबसे ऊपर लेयर की सेल्स हैं। ठीक है, अब इसकी लेबलिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एज पर एनसीईआरटी दीज आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट हेयर। मल्टी लेयर्ड सेल्स, मल्टी लेयर्ड सेल्स। और ये क्या है? सेल्स ऑफ द डीपेस्ट लेयर है। दीज आर सेल्स ऑफ डीपेस्ट लेयर। ठीक है, एंड these cells of deepest layer again they are going to be rest on the basement membrane, क्योंकि बिना बेसमेंट मेम्ब्रेन के तो एपिथेलियल सेल पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज बेसल लैमिना एंड दिस वन इज रेटिकुलर लैमिना। ठीक है, सो सेल्स ऑफ द डीपेस्ट लेयर दे रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे सेल्स की मल्टीपल लेयर है तो इन्हें एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में इनका कोई रोल नहीं होगा या फिर बहुत थोड़ा रोल होगा। ठीक है, सो दे हैव गॉट वेरी लिटिल रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अगर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन इनका काम नहीं है तो इनका काम क्या है? तो इनका स्ट्रक्चर ही इनके फंक्शन या इसके काम को क्लैरिफाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेल्स की मल्टीपल लेयर्स हैं तो ये सारे के सारे लेयर्स मिल करके यहाँ पर प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। जहाँ भी मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स आएंगी वहाँ पे जो बेसिक फंक्शन है उन सेल्स का वो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन रहता है। सो दीज सेल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन किन से मिलेगा? प्रोटेक्शन अगेंस्ट। अगेन यहाँ पे एनसीईआरटी की कीवर्ड्स स्टार्ट हो रही हैं, यहाँ पे हमें एक एक कीवर्ड को ध्यान रखना है। सो दीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस, मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल एंड ऑस्मोटिक स्ट्रेस। इन सब स्ट्रेस से ये सेल्स हमें प्रोटेक्ट करती हैं और ये सारे एनसीईआरटी के कीवर्ड है, इसीलिए हमें इन सारे कीवर्ड्स को मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल, ऑस्मोटिक इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन फॉर कंपाउंड एपिथेलियम के लिए याद रखना है। और अब हम लोग अगर इसके टाइप की बात करें तो कंपाउंड एपिथेलियम अगेन दो टाइप्स की होती हैं। दीज कंपाउंड एपिथेलियम आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, इसको अगेन हम लोग फ्लो चार्ट पे रिप्रेजेंट करते हैं। These two types are, one is known as transitional epithelium and the next one is known as stratified epithelium. One is transitional and the another one is stratified. ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होते हैं इसके नाम को समझिए। ट्रांजिशन कहने का मतलब है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। जैसे आप लोग इंस्टाग्राम रील्स देखते होंगे, एक सीन चल रहा होता है और अचानक से वो सीन किसी दूसरे सीन में चेंज हो जाता है, मतलब वहाँ पे एक सीन दूसरे सीन में ट्रांजिट कर गया है, एक सीन दूसरे सीन में चेंज कर गया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं वो स्ट्रेचेबल होती हैं। तो जब वो अपने आप को स्ट्रेच नहीं करती हैं, उनका एक फॉर्म होता है और जैसे ही यूँ ये अपने आप को स्ट्रेच कर देती हैं तो ये एक फॉर्म मतलब अनस्ट्रेच्ड फॉर्म से स्ट्रेच्ड फॉर्म में चेंज कर जाती हैं। तो इनका अनस्ट्रेच्ड फॉर्म से स्ट्रेच्ड फॉर्म में चला जाना एक ट्रांजिशन मोड में चला जाता है, एक ट्रांजिशन के थ्रू चला जाता है। इसीलिए इनका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना मतलब अनस्ट्रेच्ड फॉर्म से स्ट्रेच्ड फॉर्म में जाने की वजह से ही इन्हें हम लोग ट्रांजिशनल एपिथेलियम बोलते हैं। ठीक है, तो इनके पॉइंट्स को लिखने के लिए पहले यहाँ हम एक कॉलम बना लेते हैं ताकि हमें पढ़ने में ईजी रहे। ठीक है,
वन फॉर्म इज नोन एज ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, दीज आर स्ट्रेचेबल, these are stretchable, and at the base single layer of cuboidal cells are present. At base single layer of cuboidal cells are present। ठीक है, इसके बाद 2 से 3 मिडिल लेयर्स ऑफ पॉलीगोनल सेल्स होती हैं, 2 to 3 मिडिल लेयर्स ऑफ लार्ज पॉलीगोनल और pear shaped cells। ठीक है, अब सुपरफिशियल जो सेल्स होती हैं वो या तो ब्रॉड हो सकती हैं, रेक्टेंगुलर हो सकती हैं, या फिर ओवल शेप की हो सकती हैं। सुपरफिशियल कहने का मतलब है जो सबसे ऊपर में सेल्स हैं। सुपरफिशियल लेयर ऑफ लार्ज ब्रॉड रेक्टेंगुलर और ओवल सेल्स। ठीक है, अब हम इनके लोकेशन की बात करते हैं। तो इनके लोकेशन को याद रखने के लिए हमें ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा के डायग्राम को ध्यान में रखना होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम के डायग्राम को बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक किडनी हम दिखा रहे हैं और किडनी से यूरेटर ओरिजिनेट करता है। ठीक है, और ये यूरेटर जो है पीछे की तरफ से जा कर के यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होता है। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे के साइड से यहाँ पे ओपन होता है। ठीक है, चलिए ये हम बना लेते हैं यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर। अब जिस तरह से यहाँ एक यूरेटर है, एक यूरेटर और ओरिजिनेट करता है। ठीक है, और दोनों तरफ एक ही तरह की किडनी है, तो हम यहाँ पर एक ही किडनी को दिखा रहे हैं। डायग्राम में दोनों किडनीज को यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और ये इसका यूरेथ्रा का पार्ट है। ठीक है, यूरेथ्रा का ये वाला पार्ट, ठीक है, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा कहलाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि इस पार्ट में, इस सिस्टम में ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ पे पाई जाती हैं। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम किडनी के इस पार्ट में जहाँ से यूरेटर ओरिजिनेट कर रहा है वहाँ पे पाई जाती हैं। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ये पेल्विस है। इसी तरह ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूरेटर में भी पाई जाती हैं, क्योंकि ये सब को स्ट्रेच होना है। जैसे यूरिन इनसे फ्लो डाउन होगा तो इसे अनस्ट्रेच्ड फॉर्म से स्ट्रेच्ड फॉर्म में ट्रांजिट होना है। ठीक है, इसी तरह ये यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाती हैं। और ये बात तो आप लोग जानते ही हैं कि यूरिनरी ब्लैडर हाईली स्ट्रेचेबल है। जब इसमें यूरिन नहीं रहता है तो ये सिकुड़ी भी रहती है, ये अनस्ट्रेच्ड फॉर्म में रहती है। और जैसे जैसे इसमें यूरिन भरते जाता है ये अपने अनस्ट्रेच्ड फॉर्म से स्ट्रेच्ड फॉर्म की तरफ ट्रांजिट करने लगती है। ठीक है, अगला इसका लोकेशन है यूरिनरी ब्लैडर। और इसी तरह ये जो ब्लैडर के नज़दीक में जो यूरेथ्रा का पोर्शन है, जिसे हम लोग प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा कहते हैं, ये वहाँ पे भी पाए जाते हैं। दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने सीखा कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम की जो सेल्स हैं वो बेसिकली किडनी एंड रिलेटेड ऑर्गन्स में पाई जा रही हैं। तो क्योंकि ये किडनी से रिलेटेड, मतलब यूरिन से रिलेटेड ऑर्गन्स में पाई जा रही हैं, इसीलिए इस एपिथेलियम को हम लोग यूरोथेलियम भी बोलते हैं। इस पॉइंट को हम लोग नोट में लिख लेते हैं कि दीज आर ऑल्सो नोन एज यूरोथेलियम, because they are present in the urinary system. They constitute most of the parts of the urinary system. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बात कर ली। इसी तरह हम अब बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की। तो जैसा हमने देखा कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है, ठीक है, वो स्ट्रेचेबल थे।
इसके अपोजिट जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है ये नॉन स्ट्रेचेबल होते हैं। दीज आर नॉन स्ट्रेचेबल। ठीक है, अब अगले पॉइंट में हम लोग डायरेक्ट इनके टाइप्स की बात करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा था कि ये मल्टीपल लेयर्स होती हैं। ठीक है, इनका जो सबसे ऊपर का लेयर है, जो सुपरफिशियल लेयर है, वहाँ पे किस टाइप की सेल प्रेजेंट है। वहाँ पे अगर स्क्वामस सेल प्रेजेंट है तो इन्हें हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस या फिर स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड बोलेंगे। वहाँ पे अगर क्यूबोइडल एपिथेलियम है तो इसे हम स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल या फिर क्यूबोइडल स्ट्रेटिफाइड बोलेंगे। या फिर वहाँ अगर कोलुमनार सेल्स है तो इसे हम स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार या फिर कोलुमनार स्ट्रेटिफाइड बोलेंगे। तो ये इनका जो अलग अलग टाइप है ये बिल्कुल इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि इनका जो सुपरफिशियल मतलब सबसे ऊपर वाला लेयर है वहाँ पे किस टाइप्स की सेल्स हैं। और इन सेल टाइप्स के अकॉर्डिंग इनका जो है वो 3 टाइप्स हमें पढ़ना है। वन इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस मतलब इनके सबसे ऊपर वाली लेयर में क्या होगा, स्क्वामस सेल्स होंगे। अब ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस जो है अगेन ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं। अगर ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस बॉडी की आउटर सरफेस पे है तो ये केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस होंगे जो कि ड्राई होगा। लेकिन अगर ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस बॉडी के इंटरनल सरफेस पे है जो कि एक बॉडी फ्लूइड में बेडेड है तो वो वेट होगा जहाँ पे केराटिन नहीं होंगे, इसीलिए हम लोग इन्हें नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस बोलेंगे। तो अगर बॉडी के आउटर सरफेस पे हैं, ठीक है, और अगर ये ड्राई हैं जैसे कि ये स्किन में प्रेजेंट होते हैं तो हम इन्हें केराटिनाइज्ड बोलते हैं। इसका एग्जांपल है हमारा स्किन। तो क्वेश्चन आएगा कि स्किन में किस तरह का एपिथेलियम है, सिंपल या कंपाउंड। तो नो डाउट कंपाउंड, और कंपाउंड हमारे बॉडी के आउटर पार्ट में प्रेजेंट है, मल्टी लेयर है, तो ऑब्वियसली स्किन का काम प्रोटेक्शन है, इसीलिए यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियम लगे हुए हैं। इनका जो नेक्स्ट टाइप है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का वो है नॉन केराटिनाइज्ड। तो बॉडी का इंटरनल सरफेस जो कि लगातार किसी ना किसी कांस्टेंट मूवमेंट या किसी ना किसी फ्रिक्शन से एक्सपोज्ड होता है, ठीक है, वहाँ पे नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होते हैं, मल्टी लेयर होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग खाना खाते हैं तो खाना हमारे ओरल कैविटी से फेरिंक्स से होते हुए ईसोफेगस में जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो सकता है कि खाना जो पास कर रहा है, इसके पास करने की वजह से हमारे मुंह का या हमारे ईसोफेगस का बाहर का लेयर उखड़ जाए। अगर बाहर का लेयर उखड़ जाता है हमारे बकल कैविटी या फेरिंक्स का तो कोई बात नहीं है, वो बहुत जल्दी रीजनरेट भी कर जाता है। रीजनरेट इसलिए करता है क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल सेल लेयर्स हैं। तो ऊपर वाली लेयर अगर उखड़ भी गई है तो जो अंडरलाइंग लेयर है वो ऊपर की तरफ ग्रो करके जो लेयर उखड़ गई है उसको रिप्लेस कर देती है, ठीक है। तो जहाँ पे बॉडी का इंटरनल पार्ट फ्रिक्शन से एक्सपोज्ड है वहाँ पे नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम पाए जाते हैं। और नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम बॉडी के उन लोकेशंस में पाए जाते हैं जहाँ से हम खाना खाते हैं या फिर खाने को बॉडी से बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। तो इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, इनके एग्जाम्पल्स होंगे ओरल या फिर बकल कैविटी। ओरल या फिर इसे हम लोग बकल कैविटी भी बोलते हैं, बकल कैविटी। इसके बाद जो है खाना फेरिंग्स की तरफ जाता है। हमें बस ये याद रखना है खाने का एंट्री पॉइंट और खाने का एग्जिट पॉइंट, ठीक है। बॉडी के अंदर जहाँ पे भी ये एपिथेलियल पाए जाते हैं वहाँ पे एक स्मूथ लेयर है, वो वेट लेयर है, और अगर केराटिन होगा तो वो ड्राई हो जाएगा, एज फॉर एग्जांपल ऑन द स्किन। लेकिन बॉडी के अंदर तो मॉइस्ट लेयर है, इसीलिए वहाँ पे केराटिन को नहीं होना है। दैट्स व्हाई ऑल दीज एपिथेलियल आर नॉन केराटिनाइज्ड इन नेचर। इसका नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है ईसोफेगस। तो यहाँ तक जो खाने का एंट्री पॉइंट है वहाँ पे नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम पाए जाते हैं। इसके बाद जो खाने का एग्जिट पॉइंट है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, उसका एग्जांपल रहेगा एनल कनाल या फिर रेक्टम। एनल कनाल या फिर इसे हम लोग रेक्टम कहते हैं। और इन फीमेल्स ये फीमेल की वजाइना में भी पाया जाता है। इसी लाइन में जो नेक्स्ट टिश्यू टाइप है उनका नाम है स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो हेडिंग हम लोग बना लेते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम, ठीक है। और स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम जो है इनका एग्जाम्पल है
लार्ज डक्ट्स ऑफ सेक्रेटरी ग्लैंड, उनका एग्जांपल है लार्ज डक्ट्स ऑफ सेक्रेटरी ग्लैंड। सेक्रेटरी ग्लैंड, और ये लार्ज डक्ट्स ऑफ सेक्रेटरी ग्लैंड पैनक्रियास के हो सकते हैं, मैमरी ग्लैंड के हो सकते हैं, सलाइवरी ग्लैंड के हो सकते हैं। इसी तरह और भी जितने सेक्रेटरी ग्लैंड्स हैं उनके लार्ज डक्ट्स जो है वो स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम से लाइन होते हैं। इनका जो नेक्स्ट एग्जांपल है, कॉलम बना लेते हैं पहले हम लोग। इनका जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार। और स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार जो है वो हमारे कंजंक्टिवा ऑफ द आई में पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन कंजंक्टिवा ऑफ आई। अब यहाँ पे एक बात हम लोग नोट करके लिखेंगे। नोट में हम लोग ये लिखेंगे कि ये जो कंपाउंड एपिथेलियम है उनका जो डीपेस्ट लेयर होता है, इनका जो डीपेस्ट लेयर होता है, इसके डीपेस्ट लेयर को हम लोग स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम बोलते हैं, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम के सेल्स, क्योंकि ये सबसे डीपेस्ट लेयर है, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो ये कभी भी स्क्वामस नहीं होगा, बल्कि इसके सेल्स जो है या तो क्यूबोइडल होंगे या फिर कोलुमनार होंगे। इट कैन बी क्यूबोइडल और कोलुमनार। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है एपिथेलियल टिश्यू को। अब एपिथेलियल टिश्यू से ही रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और है जिसका नाम है सेल जंक्शन। हेडिंग हम लोग पहले बना लेते हैं, सेल जंक्शन। और इस सेल जंक्शन को समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम का हेल्प लेंगे, जहाँ पे इस शीट के लेफ्ट साइड में हम लोग एक सेल बनाएंगे और शीट के राइट साइड में हम लोग दूसरी सेल बनाएंगे, और उन दोनों सेल को कुछ जंक्शन से हम लोग कनेक्ट कर देंगे, और इन्हीं जंक्शंस को हमें समझना इस टॉपिक का एम है। ठीक है, तो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग बना रहे हैं ये सेल्स के ऊपर उनके फ्री सरफेस पे उनकी माइक्रोविलाई, ठीक है, और ये सेल्स जो है किन कुछ जंक्शंस के थ्रू, जैसे यहाँ पे हम बना रहे हैं, ये दूसरी सेल से कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये एक टाइप का सेल जंक्शन है। ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं एक टाइप के सेल जंक्शंस हैं। इसी तरह ये फिर यहाँ पे नेक्स्ट टाइप का सेल जंक्शन आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये दूसरी सेल से कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ सेल जंक्शंस हैं, फिर इनके नीचे कुछ सेल जंक्शंस हैं। ठीक है, और फिर ये कुछ अलग तरह के स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल जंक्शन हैं जो इस तरह से मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। अब हम लोग दूसरी सेल्स को बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये राइट साइड में दूसरी सेल्स हैं और ये भी कुछ इस तरह के जंक्शन से यहाँ पे इस वाली सेल से कनेक्टेड है। ठीक है, और ये इस सेल के ऊपर इसके फ्री सरफेस पे इसकी माइक्रोविलाई है। इसी लाइन में जब ये सेल आगे प्रोसीड कर रहा है तो ये यहाँ पे इन जंक्शंस के थ्रू अगेन कनेक्टेड है इन सेल से। ठीक है, और जिस तरह से ये यहाँ पे एक इंटरडिजिटेशन फैशन में आगे जा रहा है, मान लो कि दो उंगलियाँ आपस में फंसी हैं। ठीक है, तो इन जंक्शंस के थ्रू भी सेल आपस में कनेक्टेड रहते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली सेल को हम कंप्लीट कर लेते हैं, और इसी तरह हम लोग राइट साइड वाली सेल को भी इस डायग्राम पे कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्योंकि ये एपिथेलियल सेल्स हैं तो ऑब्वियसली इनके नीचे जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का बेसल लैमिना है। ठीक है, और इसके नीचे वाला ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का रेटिकुलर लैमिना है। अब इन जंक्शंस की हम लोग डिटेलिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम इसकी थोड़ी डिटेलिंग कर देते हैं। ये हमने इसकी डिटेलिंग कर दी। और ये वाला जो सेल जंक्शन है, ये वाला जो सेल जंक्शन है
इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। इन प्रोटीन से कुछ फाइबर्स निकलते हैं, जिन फाइबर्स को हम लोग टोनोफाइब्रल्स कहते हैं। ये यहाँ पे एक प्लाक लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, मतलब अगर इस स्ट्रक्चर को हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ हमें डेंस रीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप्स की प्रोटीन्स हैं जो इन जंक्शंस को आपस में होल्ड करके रखती हैं। ठीक है, और इन प्रोटीन से कुछ फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। अब जो मैं फाइबर्स बना रहा हूँ, उन फाइबर्स को हम टोनोफाइब्रल्स बोलते हैं। इन फाइबर्स को हम टोनोफाइब्रल्स बोलते हैं। अब इन जंक्शंस को हम एक एक करके नंबर दे देते हैं और इन्हीं नंबर के अकॉर्डिंग हम इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसे हम लोग दे देते हैं नंबर 1, इस जंक्शन को हम लोग नाम दे देते हैं नंबर 2, इस जंक्शन को नाम दे देते हैं नंबर 3, इसे हम लोग नाम दे देते हैं नंबर 4 और इसे हम लोग नाम दे देते हैं, नीचे में जो ये जंक्शन है बेसमेंट मेम्ब्रेन के तरफ, यहाँ पे भी कुछ अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच रीजन देखने को मिलेगा। हमें ये याद रखना है, जो हमने नंबर 3 में लेबलिंग की है वहाँ पे हमें 2 प्लैक्स देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे हमें 1 प्लैक देखने को मिल रहे हैं। तो हमें 2 प्लाक देखने को मिल रहे हैं या फिर हमें 1 प्लाक देखने को मिल रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने इसका फर्दर नाम कर रखा है और इसके नाम को हम लोग तब सीखेंगे जब हम लोग इसके बारे में हमारी नेक्स्ट क्लास में लिखना स्टार्ट करेंगे।